हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी के लिए हम लोग बिहार करंट अफेयर कर रहे थे, प्लस आपका बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये बहुत काम आएगा। तो चलिए इस बुक का आज हम लोग सेकंड वीडियो बनाएंगे। बिहार वार्षिकी करंट अफेयर कर रहे थे दोस्तों। पहला वीडियो हम लोगों ने कर चुका था कि बिहार समसामयिकी एक नज़र में। आज हम लोग करेंगे बिहार प्रादेशिक करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और इसका मैं आपको टेस्ट भी बना के दूंगा क्यूज के रूप में, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं जाके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला है बिहार प्रादेशिक समसामयिकी। सबसे पहला, प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर चयन हुआ। जो प्रेम कुमार है उनका बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर चयन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार को 2 दिसंबर 2025 को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण ने नरेंद्र नारायण यादव ने सदन को सूचित किया कि प्रेम कुमार इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे और उन्हें 18वीं विधानसभा में पहली बैठक के दौरान ध्वनि मत से सर्वसम्मति से चुना गया। ठीक है, वो एकमात्र उम्मीदवार थे। वर्ष 2015 के बाद यह पहला सर्वसम्मति से हुआ है अध्यक्ष चुनाव, क्योंकि संख्या बल की कमी के कारण विपक्ष ने कोई नामांकन दाखिल ही नहीं किया था। परंपरा का पालन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी तक ले गए। अनुभव: 70 वर्षीय प्रेम कुमार एक अनुभवी नेता है जो वर्ष 1990 से लगातार गया से निर्वाचित होते आ रहे हैं। 9 बार मंत्री और विपक्ष के नेता के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये 9 बार मंत्री रह चुके हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 178 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 179 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अवकाश या विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या पद पे कर्तव्यों के पालन की शक्ति है। 78 जो है 178 वो नियुक्ति करता है और उनको शक्ति देता है 179। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने के प्रस्ताव का विचार के दौरान अध्यक्षता न करना। मान लीजिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा रहा हो तो उस समय वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, ये 181 में कहा गया है। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते किसमें है? तो 186 में है। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब पिछली राज्य विधानसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित राज्य विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है, तब राज्यपाल राज्य विधानसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर, आमतौर पर सबसे वरिष्ठ सदस्य को रूप में नियुक्त करता है। नवनिर्मित राज्य विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियां होती है। उसकी मुख्य जिम्मेदारी नए सदस्यों को शपथ दिलाना और सदन के नए अध्यक्ष के चुनाव करने में सक्षम बनाना है। जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव करा लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी जयंती कब मनाते हैं? 3 दिसंबर 2025 को। परिचय हम लोग एक बार जान लें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1984 को, कब जन्म हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को। 3 दिसंबर 1884 को 02 सिवान बिहार में हुआ है और 28 फरवरी 1963 को पटना में उनका निधन हो गया। जातिवाद और अस्पृश्यता पर महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने सादगी अपनाते हुए गांधी जी के मूल्यों पर आधारित जीवन व्यतीत किया था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया: उन्होंने 1946 में संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने राष्ट्रध्वज, प्रक्रिया नियम और वित्त और स्टाफ संबंधी समितियों की अध्यक्षता की थी। आइए साहित्यिक कृति देखें। चंपारण सत्याग्रह 1922, इंडिया डिवाइडेड 1946, इसके बाद आत्मकथा 1946 और बापू के कदमों में 1954। इनके ये टोटल 4 बुक है। कौन कौन है? सत्याग्रह 1922,
इंडिया डिवाइडेड 1946, बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक, इंडिया डिवाइडेड 1946। आत्मकथा अपना लिखा था 1946 में। बापू के कदमों में 1954 में है। पुरस्कार उन्हें 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्रपति का पद 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया और 12 वर्षों से अधिक समय तक कार्यभार संभाला। वह वर्ष 1952 से 57 1957 तक सर्वसम्मति से दोबारा राष्ट्रपति के पद पर ग्रहण करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। फिर आता है अगला टॉपिक, नीतीश कुमार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में नीतीश कुमार को 10 बार शपथ लेने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री बनने के पर सम्मानित किया गया। प्रशंसा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उनके दीर्घकालिक शासन, सार्वजनिक सेवा और 10 कार्यकालों तक राज्य का नेतृत्व करने और लोकतांत्रिक महत्व पर विशेष सराहना की है। संगठन ने इसे भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में एक दुर्लभ और उल्लेखनीय उपलब्धि बताया है। प्रमाण पत्र, उन्होंने नीतीश कुमार को एक औपचारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। कार्यकाल, नीतीश कुमार पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी, लेकिन बहुमत न साबित कर पाने के कारण उन्हें 7 दिनों में ही अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। केवल 2014-15 में जीतनराम मांझी के नेतृत्व वाली समुचित अंतराल को छोड़कर 2005 से वे लगभग निरंतर मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्ष 2025 में चुनाव में एनडीए को 243 में से 202 सीटें मिलने के बाद उन्होंने 10वीं बार शपथ ली है। बिहार में 100 गो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित होंगे। बिहार में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित होंगे? 100 गो। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक प्रणाली को सशक्त करने के लिए, न्याय वितरण को गति बढ़ाने के लिए संपूर्ण बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट एफटीसी स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्य बिंदु, उद्देश्य, इन फास्ट ट्रैक कोर्टों का मुख्य लक्ष्य लंबित मामलों के तेजी से निपटाना, मौजूदा न्यायालयों में दबाव कम करना और संवेदनशील और उच्च प्राथमिकता वाले मामलों को समय पर निपटाना सुनिश्चित करना है। वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में 1.8 मिलियन से अधिक मामले लंबित हैं। एफटीसी की स्थापना अत्यधिक दबाव वाली न्यायिक संरचना को राहत मिलने की संभावना है। मुख्य आवंटन, प्रमुख शहरों में सघन स्थापना की जाएगी, जिसमें पटना में 8 एफटीसी, गया में और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर में 4 एफटीसी मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट है स्थापित किए जाएंगे, ताकि मामले का अधिक संभाला जा सके। बाकी जिलों में भी 3 का जरूरी नहीं है, इस सब भी जरूरी नहीं है। प्राथमिकता जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा साझा चयनित मामलों में प्राथमिकता के आधार पर निपटारा जाएगा, जिसमें गंभीर और तत्काल मामले को तुरंत ध्यान दिया जाएगा। इसमें जिसमें जो बहुत ज़्यादा गंभीर मामले होंगे ना, उसको ज़्यादा जल्दी लिया जाएगा। भर्ती, प्रत्येक अदालत में 900 पद भरे जाएंगे, जिसमें बेंच क्लर्क, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर और अन्य आवश्यक समर्थन कर्मियों की शामिल किया जाएगा। कानून व्यवस्था, 100 फास्ट ट्रैक कोर्टों में से 79 को विशेष रूप से, जो 100 को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा ना, उसमें से 79 को विशेष रूप से शस्त्र अधिनियम, आर्म्स एक्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आर्म्स एक्ट, शस्त्र अधिनियम के तहत मामलों को तेजी लाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, जिसमें राज्य के कानून व्यवस्था में सुधार का प्रयास को बल मिलेगा। अब अगला टॉपिक, बिहार में नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त। बिहार के नितिन नवीन को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बिहार के मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भूमिका, नितिन नवीन पटना से 5 बार के विधायक है। कहाँ से विधायक है? पटना से है। बिहार के लिए महत्व, नितिन नवीन की नियुक्ति को बिहार के लिए एक प्रतिष्ठा मान्यता के रूप में देखा जा रहा है, जो राष्ट्रीय पार्टी ढांचे के भीतर राज्य की राजनीतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करेगी। किसको करेगी? सुदृढ़ करेगी। लोकतांत्रिक जनादेश, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के अनुसार आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें भाजपा संसदीय बोर्ड की सहमति और अनुमोदन शामिल होता है, जो पार्टी के संगठनात्मक प्रतिनिधि और निर्वाचित प्रतिनिधियों का जनादेश को दर्शाता है। IGIMS के डॉक्टर इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन में एशिया प्रांत के गवर्नर नियुक्त हुए। क्या कहता है? पटना में स्थित इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान IGIMS के वरिष्ठ सर्जन
डॉक्टर मनीष मंडल को सिंगापुर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सर्जन कॉलेज के वैश्विक द्विवार्षिक सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुख्य आयोजन और स्थल डॉक्टर मनीष मंडल का चयन 5 दिसंबर 2025 को सिंगापुर में आयोजित ICS के 44वें द्विवार्षिक सम्मेलन के दौरान हुआ। चयन प्रक्रिया ICS के सदस्यों का प्रतिनिधियों के बीच लोकतांत्रिक मतदान के माध्यम से चुनाव संपन्न हुआ। ठीक है, मतों का विवरण कुल 5 उम्मीदवारों में से 71 मतदाताओं में मंडल को 51 मत प्राप्त हुए, जो स्पष्ट बहुमत के पद को हासिल किया। कार्यकाल मंडल 2 वर्षों के लिए ICS एशिया प्रशांत गवर्नर के रूप में कार्य करेंगे। IGIMS के अधिकारियों ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। इसने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग और वैश्विक मान्यता बढ़ने में मदद मिलेगी। अब आइए पद की भूमिका। डॉक्टर मंडल का नया पद अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ सहयोग बढ़ाने और IGIMS के वैश्विक शैक्षणिक उपस्थिति सुदृढ़ करने में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सर्जन कॉलेज क्या है? यह एक वैश्विक पेशेवरों का चित्कट संगठन है जो विभिन्न देशों के सर्जनों को एकजुट करता है ताकि सर्जिकल शिक्षा, अनुसंधान और शिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। अपराध के तीव्र जांच हेतु मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल अपराधों के तीव्र जांच हेतु मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल बनेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के अपराधियों की जांच प्रक्रिया को तीव्र करने के उद्देश्य से मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल का उद्घाटन किया। प्रमुख बिंदु अगर देखा जाए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के कुल 34 मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल का उद्घाटन किया, जिन्हें अपराध स्थानों के तुरंत साक्ष्य एकत्रित करने और जांच प्रक्रिया के त्वरित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य ये व्हीकल घटनास्थल पर तुरंत जांच शुरू करेंगे और करने के लिए विकसित किए गए हैं, जिसमें सैंपलों के दूरस्थ प्रयोगशाला तक पहुंचाने और उनसे होने वाली देरी को कम करने के लिए किया जा सकेगा। फिर आता है, प्रत्येक व्हीकल को आधुनिक फॉरेंसिक उपकरणों में सुसज्जित किया जाएगा ताकि कुशल वैज्ञानिक परीक्षण और साक्ष्य उपलब्ध सुनिश्चित की जा सके। कानून व्यवस्था। यह पहल बिहार सरकार के अपराध और भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता नीति के अनुरूप है तथा पुलिस क्षमता को सुदृढ़ करेगा। लाभ इसका क्या होगा? घटनास्थल पर त्वरित फॉरेंसिक विश्लेषण से जांच की गति बढ़ेगी, साक्ष्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा और न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया तीव्र आएगी। तैनाती। आपराधिक जांच के प्रारंभिक चरणों में पुलिस की सहायता के लिए इन व्हीकल के विभिन्न जिलों में प्रयोग किया जाएगा। अब आता है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। 14 नवंबर 2025 को घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों में 245 सदस्यों की विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने कुल 202 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत लाया, जिसमें बीजेपी को 79, JDU को 85, बीजेपी को कितना मिला? 79, JDU को 85, RJD को 25, LJPRB को 19 और कांग्रेस को 6, AIMS को 5 और हमको 5 और बाकी सबको मिला था। कुल 243 सीटें थे। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद का 10वीं बार शपथ ली। अब तक कुल 19 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सत्ता संभाली है, जबकि उप मुख्यमंत्री के पद का सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने ली। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? सियासिंग तोगेबे को बोधगया में यात्रा की। भूटान के प्रधानमंत्री सियोसिंग तोबेगे ने बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर के दर्शन किया, जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का है। महाबोधि मंदिर वही पावन स्थल है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या है? वहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया के जिलाधिकारी को बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शशांक शुभंकर और अन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री सियोसिंग तोबेगे को औपचारिक स्वागत किया। मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव डॉक्टर महाश्वेता महारथी ने प्रधानमंत्री को महाबोधि मंदिर के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानकारी दी।
फिर आता है आपका बिहार अंतिम मतदाता सूची 2025। सितंबर 2025 में जारी की गई बिहार की अंतिम मतदाता सूची के अनुसार राज्य में 7.42 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे, जो जून 2025 में दर्ज 7.79 करोड़ मतदाताओं के लगभग 6% कम है। यह कमी उस अवधि में दर्ज की गई जब भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के 3 महीने के लिए विशेष गहन परीक्षण SIR संचालित करने की घोषणा की थी। SIR से कितना कम हुआ? तो 6% कम हो गया वोट। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला बैटरी आधारित सौर ऊर्जा बिजली घर स्थापित कहाँ पर हो रहा है? तो कजरा, जो लखीसराय में पड़ता है। परियोजना की कुल क्षमता, यह संयंत्र 2 चरणों में विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल क्षमता 301 मेगावाट सौर ऊर्जा और 495 मेगावाट बिजली स्टोरेज होगी। यह देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर बिजली घर है। कजरा सोलर प्लांट प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 8,110.34 करोड़ रुपए है। यह परियोजना बिहार में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित किया जा रही है, क्योंकि दिन की ओर सौर ऊर्जा को बैटरी के स्टोर कर रात में पीक आवर में आपूर्ति की जाएगी। नीतीश कुमार ने घरेलू उपभोक्ताओं के 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की घोषणा की है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा आर्थिक राहत मिलेगी। पूर्णिया में सीमेन सेंटर और सेक्स स्टैंडर्ड सीमेन सुविधा का उद्घाटन। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में स्थित सीमेन सेंटर और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय गोकुल मिशन, कौन सा मिशन? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्थापित सेक्स स्टैंडर्ड सीमेन सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा 10 करोड़ की केंद्रीय सहायता में स्थापित की गई, जिसकी उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 5 लाख डोज खुराक है। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप प्रधानमंत्री द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई स्वदेशी तकनीक गौसॉट, कौन सा स्वदेशी तकनीक था? गौसॉट का उपयोग करके सेक्स सेटिंग के लिए किया जाएगा, जिसमें पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को उचित दरों पर सेक्स स्टैंडर्ड सीमेन उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मेन कहने का मतलब है कि जो गायों को जो बच्चा होता है ना, उसके लिए जो उनको सीमेन दिया जाता है, उसमें ये लोग नया तकनीक लाया गौसेट, उसी के माध्यम से ये लोग कर रहा है। और ये किसके तहत हो रहा है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हो रहा है। पूर्णिया में सीमेन स्टेशन स्वयं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 84.27 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से स्थापित किया गया है। यह सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ा सीमेन स्टेशनों में से एक है और पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के अपनी तरह का पहला स्टेशन है। फिर आता है, वर्तमान में यह स्टेशन प्रति वर्ष 50 लाख सीमेंट डोजों का उत्पादन कर रहा है। यह अभी कितना कर रहा है? 50 लाख सीमेंट डोजों का उत्पादन कर रहा है प्रति वर्ष, और देश क्षेत्र में डेयरी सेक्टर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ये। फिर आता है, सेक्स सेटिंग तकनीक लगभग 90% सटीकता के साथ गाय की बच्चियों के जन्म की संभावना बढ़ाता है और जिससे अनचाहे नर बछड़ों की संख्या घटती है। सही बात है, हमें तो मेन गाय चाहिए ना, तो उसके लिए जो सीमेन लगेगा वो 90% तक सटीक है। पशुपालकों का आर्थिक बोझ कम होता है और दूध उत्पादन क्षमता बढ़कर किसानों की आय में वृद्धि की संभावना रहती है। ठीक है, स्वदेशी तकनीक से गौसॉट को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा विकसित किया। जो गौसॉट है तो किसने विकसित किया? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा किया गया है। अगला, प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी 2025 में बिहार की संस्कृति विरासत की विशेष भागीदारी। प्रधानमंत्री जी है ना, वे उनको जो पुरस्कार मिलता है ना, उनको वो जो पुरस्कार या भेंट मिला उनको वो नीलाम कर देते हैं। तो वही कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी को स्मृति या चिन्ह ई नीलामी 2025 में बिहार के संस्कृति मंत्रालय की विशेष भागीदारी रहा। क्यों रहा, ये दिखाते हैं। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी के 7वें संस्करण में हम इस वर्ष बिहार के संस्कृति विरासत को राष्ट्रीय मंचन पे विशेष स्थान मिला। यहाँ पे मधुबनी और सिरकी कला सहित राज्य के 40 विशिष्ट वस्तुओं का नीलामी के लिए रखी गई है। यह ई नीलामी संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय NGMA और नई दिल्ली के माध्यम से आयोजित की जाती है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुआ। समझे, इसमें जो प्रधानमंत्री जी को जो गिफ्ट मिला, जो कुछ भी मिलता है, उसका नीलामी होता है। 2019 से शुरू हुआ था। कौन कराता है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के द्वारा ये होता है।
नीलामी में वे स्मृति चिन्ह शामिल हैं जो नागरिकों और संगठनों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट दिए गए। इनसे प्राप्त धनराशि जो नीलामी की जो पैसा जो आया वो नमामि गंगे परियोजना में उपयोग किया जाता है। बिहार के नीलामी में प्रमुख कलाकृति कौन कौन मिला? तो भगवान कृष्ण और गोपियों की मधुबनी पेंटिंग हुआ। फिर कलम और शिवलिंग के साथ महिलाओं को दर्शाती मिथिला पेंटिंग हुआ। पहले मधुबनी पेंटिंग फिर मिथिला पेंटिंग हुआ। और भगवान राम और सीता के सार्क आर्ट फ्रेमवर्क जिसे दरभंगा के विधायक संजय सादगी ने दिया था। कौन सा? सार्क आर्ट, भगवान राम और सीता के सिरकी आर्ट फ्रेमवर्क जो दरभंगा के विधायक संजय सादगी ने दिया था, भेंट दिया था। फिर आता नीलामी हेतु वस्तुओं को 2 अक्टूबर 2025 तक एनजीएमए नई दिल्ली में सार्वजनिक अवलोकन के लिए ऑनलाइन बोली के लिए इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। अब अगला, पिरपेती थर्मल पावर प्लांट भागलपुर। कौन सा? पिरपेती थर्मल पावर प्लांट भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में पिरपेती क्षेत्र में अडानी पावर लिमिटेड द्वारा 2400 मेगावाट के कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट विकसित की जा रही है, जिसमें 800 मेगावाट की 3 इकाइयाँ होगी। ठीक है। परियोजना की अनुमानित लागत 3 अरब अमेरिकी डॉलर तथा निर्माण के दौरान लगभग में 10,000 तथा संचालन के लिए बाद में 3,000 स्थायी रोजगार सृजित होने की संभावना है। विवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि 10,500 एकड़ भूमि 33 वर्षों के लिए मात्र ₹1 प्रति वर्ष के पट्टे पर अडानी समूह को अडानी पावर को देने का राज्य सरकार का निर्णय के विरुद्ध विपक्ष ने पटना में प्रदर्शन किया है। ठीक है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के तहत राज्य कैबिनेट अगस्त 2025 में नीति स्वीकृति की, जिसमें पात्र निवेशकों को प्रतीकात्मक रूप में ₹1 की दर से भूमि आवंटन की जाएगी और एक में भूमि देना केवल अडानी समूह की समिति नहीं है। ये क्या है ना, एक विशेष बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज है, जिसके साथ जो बिहार में निवेश करेगा उसको जितना जमीन चाहिए वो उन्हें मात्र ₹1 में दे दी जाएगा, एक प्रतीकात्मक रूप में। बिहार 2025 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्या, ये देखते हैं। 26 अगस्त 2025 को बिहार मंत्रिमंडल ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य के औद्योगिक विकास में तेज करना, बड़े पैमाने पर निजी निवेशकों को आकर्षित करना है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के आगे बढ़ाने हुए पैकेज की अवधि 31 मार्च 2026 तक कर दी गई है। इस पहल के जरिए सरकार अगले 5 सालों के लिए 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने, बिहार को महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने का इरादा रखती है। निवेश बढ़ावा देने के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने वाले निवेशक को ₹1 के प्रतीकात्मक शुल्क पे जमीन ले सकते हैं, पर इसको को कुछ शर्त है। जिन इकाइयों का निवेश कम से कम 100 करोड़, कितना? कम से कम 100 करोड़ रुपए होगा और जो 1,000 रोजगार को सृजित करेगी उन्हें 10 करोड़ रुपए और 1,000 रोजगार सृजित कर, जो ये हो गया पहला कि आपको 100 करोड़ रुपए निवेश करना और 1,000 रोजगार करना है। वही अगर आप 10 करोड़ रुपए निवेश करते हैं और 1,000 सृजित करते हैं तो 10 एकड़ तक भूमि उपलब्ध होगी। इसके अलावा अगर आप 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करते हैं तो आपको 25 एकड़ की भूमि दी जाएगी, और अगर आप फॉर्च्यून 500 में आते हैं कंपनी में तो आपको 10 एकड़ भूमि अतिरिक्त दी जाएगी। जो निवेशक निःशुल्क और नाम मात्र शुल्क वाली भूमि की योजना नहीं चुनेंगे, जैसे मान लिया आप नहीं चुनते हैं, तो BIADA द्वारा निर्धारित दर से 50% की छूट के साथ भी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। अगला आता है, राज्य मंत्रिमंडल ने पटना के नज़दीक फतुहा में स्थित फिनटेक सिटी परियोजना के लिए 242 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर 408.81 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। कहाँ पे बनेगा फिनटेक सिटी? ये पटना के नज़दीक में फतुहा में बनेगा। यह फिनटेक सिटी गुजरात के गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस ट्री सिटी के तर्ज पे विकसित की जाएगी, जिससे वित्तीय समावेशों का दायरा और मजबूती दोनों बढ़ेगी। पूछेगा बिहार का गिफ्ट सिटी कहाँ बन रहा है या फिनटेक सिटी कहाँ बन रहा है? तो फतुहा में, पटना के पास फतुहा में। फिर आता है बिहार के 5 जिलों में इंडस्ट्रियल हब बनेगा। बिहार के 5 जिलों में क्या बनेगा? इंडस्ट्रियल हब। बिहार सरकार ने रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए 5 नए जिलों में इंडस्ट्रियल हब स्थापित करने का प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की अध्यक्षता में हुई बैठक में गोपालगंज जिले में पहले से मौजूद औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को भी स्वीकृति दी गई।
नई योजना में अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को मजबूत मिलेगी और युवाओं को रोजगार के लिए अन्य राज्यों की ओर पलायन कम करना होगा। बेगूसराय, पटना, सिवान, सहरसा और मधेपुरा जिले में कुल 2,627 एकड़ जमीन को इंडस्ट्रियल हब में विकसित किया जाएगा। इन पांचों जिलों का इंडस्ट्रियल हब का विकास के लिए कुल 812 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। पटना जिले के बख्तियारपुर में 500 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 219 करोड़ रुपए की मंजूरी दिए गए हैं। अब आइए, पटना के राजकीय तिब्बती चित्कर्ष महाविद्यालय अस्पताल का शिलान्यास हुआ। क्या मतलब? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय तिब्बती चित्कर्ष महाविद्यालय अस्पताल का शिलान्यास पटना सिटी के अगमकुआं में स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के परिसर में किया। राजकीय तिब्बती चित्कर्ष महाविद्यालय के अस्पताल 10 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। इस अस्पताल के निर्माण में कुल 264 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। राजकीय तिब्बती चित्कर्ष महाविद्यालय अस्पताल में वर्ष 2027 तक पूरा करने के लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भवन निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद राजधानी पटना के कदमकुआं में स्थित तिब्बती कॉलेज में यह कदमकुआं स्थित नए परिसर के शिफ्ट कर दिया जाएगा। कदमकुआं स्थित तिब्बती कॉलेज के भवन निर्माण को पूरा होने के बाद राजकीय आयुर्वेद चित्कर्ष महाविद्यालय को सौंप दिया जाएगा। ठीक है। राजकीय तिब्बती चित्कर्ष महाविद्यालय अस्पताल का निर्माण नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेंटर फॉर एक्सीलेंस परिसर में किया जा रहा है। बिहार राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी। बिहार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन का मंजूरी दिया है। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन मंजूरी 29 जुलाई 2025 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना, उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना है। राज्य में कुल 9 सदस्य हों, 7 सदस्य जो आयोग बनेगा इसमें कुल 7 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य शामिल होंगे। आयोग की संरचना एक अनिवार्य किया गया कि कम से कम एक प्रतिनिधि महिला और ट्रांसजेंडर समुदाय होगा, जिसमें समावेशिता और सामाजिक प्रतिनिधि सुनिश्चित किया जा सके। एक अनुमान के अनुसार बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अंतर्गत 4 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी आएंगे, जो राज्य के नगर निगम और शहरी स्थानीय निकायों के पंचायत क्षेत्रों में कार्यरत हैं। फिर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार के मोतिहारी शहर में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक के 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, कौन सा? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की, जिसके तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये, कितना? 15,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा घोषित किए गए नए रोजगार में 1 अगस्त 2025 को प्रभावी में आएगी। कब से प्रभावी आ जाएगा? 1 अगस्त 2025 से ये प्रभावी आ जाएगा, जिसका उद्देश्य युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रेरित करना और प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। फिर आता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की उपलब्धियां। 17 जुलाई 2025 को, कब? 17 जुलाई 2025 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 के अंतर्गत बिहार के पटना शहर में वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त होगा। पटना शहर को क्या प्राप्त हुआ है? वाटर प्लस का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। और गार्बेज सिटी की श्रेणी में, गार्बेज फ्री सिटी की श्रेणी में पटना और गया को 3 सितारा रेटिंग और भागलपुर और सुपौल को 1 सितारा रेटिंग प्राप्त हुई है। राज्य के 100 शहरों को ODF प्लस ओपन डिफेकेशन फ्री का प्रमाण पत्र मिला है, जबकि गया को वर्ष 2024 के लिए ODF प्लस गया को क्या मिला? ODF प्लस ओपन डिफेकेशन प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ है। 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पटना को बिहार का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वही राष्ट्र स्तर पर इसका स्थान पटना का 21वां स्थान है। 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में गया को 27वां स्थान मिला है। स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों के लिए पटना नगर निगम को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर से सम्मानित किया गया। देखिए, पटना नगर निगम को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर से सम्मानित किया गया। दिल्ली में आयोजित समारोह में पटना को 2 महिला सफाई कर्मी सुलेखा देवी, याद रखिएगा नाम को, सुलेखा देवी और मानती देवी ने भाग लिया। सुलेखा देवी और मानती देवी ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त गंगा नदी के किनारे
बसे 88 शहरों को पटना के स्वच्छता रैंकिंग 2024-25 में चौथा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2023-24 में छठे स्थान पर थी ये लोग। इंडियन ओपन एथलीट मीट 2025 बिहार राज्य के पटना में 29 जुलाई 2025 को पहली बार इंडियन ओपन एथलीट मीट 2025 कौन सा इंडियन ओपन एथलीट मीट 2025 की मेजबानी किया, किसने किया? पटना शहर ने किया। यह आयोजन पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया था। यह प्रतिष्ठान में आयोजन एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की संयुक्त रूप से किया गया था। कहता बिहार प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता वाला भारत का पहला राज्य बना। बिहार भारत का पहला राज्य बना जहां प्रत्येक मतदान केंद्र पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या 1200 से कम सुनिश्चित की गई है। बिहार में वर्ष 2025 में 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए ताकि मतदाता भार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक सुगम और सुचारू बनाया जा सके। नए मतदाता केंद्रों को जोड़ने के बाद बिहार में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 90,712 हो गई। कितना हो गया? 90,712 हो गई। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यकाल 24 जून 2025 को जारी SIR के आदेशों के प्रति मतदान केंद्र की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दी गई है। बस सिंपल से याद रखिएगा कि बिहार में जो एक जगह मत देते हैं ना, वहाँ से 1200 लोग एक बार में देंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट, पटना में 5 सितारा होटल के निर्माण हेतु बिहार सरकार ने दी मंजूरी। बिहार सरकार ने 17 जून 2025 को पटना में एक 5 सितारा होटल के निर्माण में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कुमार इंफ्राटेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड को लेटर ऑफ ऑर्डर LOA के जारी कर यह मंजूरी दी गई है। ठीक है, यह होटल पाटलिपुत्र अशोक और बांकीपुर बस स्टैंड के और सुल्तान पैलेस परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए डेवलपमेंट के लिए जमीन 90 वर्षों की लीज या पट्टे पर प्रदान की जाएगी। जिसकी प्रारंभिक पट्टे की अवधि 60 वर्ष की होगी और इसे स्वचालित रूप से 30 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। SAP के कार्यरत में सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों का अनुबंध हेतु 2025-26 तक बढ़ाया गया। अगला क्या कहता है? जो SAP के तहत जो कार्यरत सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी थे ना, उनको 25-26 तक के लिए बढ़ाया गया। बिहार सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए उद्देश्य से विशेष सहायक पुलिस SAP के कार्यरत सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के अनुबंध वित्त वर्ष 25-26 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत 1717 सेवानिवृत्त सैनिकों का अनुबंध बढ़ाया गया, जिसमें से 1698 जवान हैं, 10 गो जूनियर कमीशन ऑफिसर GSO है और 9 गो रसोईया है। बिहार में गंगा नदी के 6 लेन का पुल का उद्घाटन। बिहार के गंगा नदी पर बने 6 लेन का पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून 2025 को किया। यह पुल पटना के राधोपुर के बीच यातायात के आसान बनाएगा और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। यह पुल कच्ची दरगाह पटना से बीदापुर वैशाली के बीच होगा। यह NH-31 और NH-322 तक जोड़ेगा। यह एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लंबाई 9.76 किलोमीटर है। फिलहाल 4.57 किलोमीटर का हिस्सा पूर्ण हो चुका है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून को किया है। परियोजना का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण कच्ची दरगाह NH-31 से वैशाली से राधोपुर दियरा के एक, द्वितीय चरण हाजीपुर मनोहर पथ से चक सिकंदर तक है और तीसरा चरण राधोपुर दियरा से हाजीपुर मनहारा तक है। और इसका निर्माण कार्य L&T कंपनी कर रही है। यह पुल वर्ष 2015 में मंजूरी दी गई थी। साइबर अपराध और नशीले दवाओं के खिलाफ 2 इकाइयों का गठन। बिहार सरकार ने जून 2025 के साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए 2 नई इकाइयों के गठन का निर्णय लिया। कौन सी इकाइयों का? 2 नई इकाइयों का गठन का लिया है। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए गठित इकाई के नाम साइबर अपराध साइबर सुरक्षा रखा गया है, जबकि नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों के नियंत्रण के लिए एंटी नारकोटिक ब्यूरो मद्य निषेध इकाई का गठन किया जा रहा है। इन दोनों इकाइयों की स्थापना केंद्र सरकार के राज्य गृह विभाग के सहयोग से की जाएगी, जो राज्य के कानून व्यवस्था और तकनीकी अपराध नियंत्रण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अगला है बिहार में डबल डेकर फ्लाईओवर।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 जून 2025 को बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया, जो पटना के अशोक राजपथ पे निर्मित है। अशोक राजपथ पे अब 3 तरह से ट्रैफिक चलेगा। टियर 1 पटना कॉलेज से बीएन कॉलेज के मध्य 1.45 किलोमीटर, टियर 2 कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक शताब्दी द्वारा और 2.2 किलोमीटर लंबा। तीसरा टियर 3 सड़क शामिल होगा। ई वोटिंग में भारत का, और अगला टॉपिक है, ई वोटिंग में भारत का पहला राज्य बना बिहार। बिहार चुनाव आयोग ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप से के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली को अपनाया। 6 नगर पंचायतों के 36 नगर निगम निकायों के लिए ये है। यह पहल 28 जून 2025 को होने वाले नगर निगम और नगर निकाय चुनाव में शुरू की गई थी। ई वोटिंग के लिए SEC BHR नामक मोबाइल ऐप का प्रयोग किया गया। इसे सीडेक, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे किसने विकसित किया? इसे सीडेक और बिहार राज्य चुनाव आयोग ने विकसित किया। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 26 जिले और 479 मतदाता केंद्रों में 2,94,719 मतदाताओं द्वारा 59.49% से ई वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ठीक है। प्रवासी मजदूर और दिव्यांग, गर्भवती महिलाओं के वरिष्ठ नागरिक और गंभीर रूप से बीमार मतदाता इसी प्रणाली का लाभ उठा सकेंगे। ई वोटिंग में ब्लॉकचेन, लाइवलाइज्ड डिक्टेशन, फेस स्कैन और फेस कैंपेनिंग जैसी तकनीक शामिल होगी, जिसमें यह प्रणाली छेड़छाड़ रोधी होगी, टेम्पर प्रूफ होगी। यह प्रणाली वीवीपैट सुविधा और फुल प्रूफ डिजिटल सुरक्षा के साथ आएगी। अब तक केवल एस्टोनिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पे ई वोटिंग प्रणाली को लागू किया है। फिर आता है आपका गणतंत्र दिवस 2025 में बिहार की झांकी। गणतंत्र दिवस 2025 में बिहार की झांकी 8 वर्षों के अंतराल के बाद गणतंत्र पथ पे भाग लिया। यह झांकी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय पर आधारित थी। झांकी के मुख्य रूप से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शाया गया था, जो बिहार की प्राचीन शिक्षा परंपरा और गौरवशाली प्रतीत है। इसके साथ ही भगवान बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, ध्यानतम प्रतिमा को भी दर्शाया गया। कौन सा मुद्रा था? धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा को, जो ज्ञान और शांति के भूमि के रूप में बिहार की ऐतिहासिक पहचान को प्रकट करती है। फिर आता है भगवान बुद्ध की प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोला जलाशय में स्थित मूल प्रतिमा का प्रतिनिधित्व करती है। झांकी के बोधि वृक्ष के विषय के बारे में दर्शाता है, जो कि ज्ञान और प्रकाश के प्रसार का प्रतीक माना जाता है। इस संपूर्ण का मुख्य उद्देश्य था बिहार को ज्ञान, मोक्ष और शांति की भूमि के रूप में स्थापित करना और उनकी संस्कृति के विकास को वैश्विक मंच के रूप में प्रस्तुत करना। मैंने भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा दी है ना, राजगीर के घोड़ा कटोला जलाशय से, क्या लिखता है? भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोला जलाशय में स्थित मूल प्रतिमा का प्रतिनिधित्व करती है। झांकी में बोधि वृक्ष का विशेष रूप से दर्शाया गया, जो ज्ञान और प्रकाश के प्रतीक है। फिर आता है, अब आइए बिहार के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की न्यूनतम संख्या हेतु मापदंड तय हो गया। बिहार में जो भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है, उनकी न्यूनतम संख्या का मापदंड तय हो गया। जैसे कि बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य में प्राथमिक 1 से 5 तक तथा मध्य शिक्षा में 6 से 8 तक के शिक्षकों की न्यूनतम संख्या सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया। अब प्राथमिक शिक्षा जो 1 से 5 तक का है, प्राथमिक शिक्षकों में कम से कम 1 से 5 तक के शिक्षक, प्रधानाध्यापक सहित अनिवार्य है। माने कम से कम 5 शिक्षक तो होने ही चाहिए। जो 1 से 120 छात्रों के बीच की स्थिति में 5 शिक्षक अनिवार्य है। अगर 120 से 150 छात्र हो गए तो 6 शिक्षक अनिवार्य है, और 150 से अधिक हो गए तो प्रत्येक अतिरिक्त 40 छात्रों के लिए 1 शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। अब आइए मध्य शिक्षा। मध्य विद्यालय में कैसे होगा? कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में जो कम से कम 9 शिक्षक, प्रधानाचार्य सहित अनिवार्य है। छात्रों की संख्या 105 से अधिक होने पर 105 से छात्रों की संख्या 105 के लिए निम्नलिखित शिक्षकों की आवश्यकता होगी: एक गणित और विज्ञान का शिक्षक, एक सामाजिक अध्ययन का शिक्षक, एक सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक, फिर आता है मैंने एक साइंस होगा, एक सोशल साइंस होगा, एक अंग्रेजी शिक्षक और एक हिंदी का शिक्षक। आवश्यकता अनुसार उर्दू और संस्कृत शिक्षक भी रहेंगे। 105 से अधिक छात्रों पर अतिरिक्त
हर 35 छात्रों के लिए एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। प्रमुख अनुदेश देखा जाए, प्रत्येक शिक्षक के पास एक समर्पित कक्ष और कक्ष होना अनिवार्य है। प्रत्येक शिक्षक के पास एक समर्पित कक्ष होना अनिवार्य है। शिक्षक आवश्यकता का आकलन विद्यालय में उपलब्ध कमरों के आधार पर किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 31 जनवरी 2025 तक सभी स्कूलों की शिक्षा संख्या की जानकारी को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करें। फिर आता है प्रधानमंत्री मोदी का दरभंगा दौरा। क्या लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी ने 13 नवंबर 2024 को दरभंगा के लगभग 12,100 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें स्वास्थ्य, रेल, सड़क और पेट्रोलियम और गैसें शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने दरभंगा में 12,660 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एम्स की आधारशिला रखी। NH 327 में 4 लेन वाले गलियारों अररिया खड़, NH 322, NH 231 पर ओवर ब्रिज और NH 110 पर बंधुगज पुल का उद्घाटन किया। 8 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 8 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, जिसमें रानीगंज, कटरिया, बांका, सबरन, चकई और मनिहारी प्रखंड प्रमुख है। प्रधानमंत्री ने 1740 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है, जिसमें सोनपुर बाईपास रेलवे लाइन, फिर आपका रेलवे को समर्पित बहुत सारा झाजापुर, लोहरखंड, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन GCD नेटवर्क की शुरुआत की गई। जो दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन GCD नेटवर्क की शुरुआत की गई। बरौनी रिफाइनरी को इंडियन ऑयल के बिटुमेन निर्माण इकाई की आधारशिला रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जमुई का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर 2024 को बिहार के जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 6,640 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस परियोजनाओं को आदिवासी कल्याण, बुनियादी ढांचे में सुधार और युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार देने की योजनाएं शामिल है। PM जनमन योजना के तहत बने 11,000 आवासों के गृह प्रवेश समारोह में प्रधानमंत्री ने भाग लिया। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़कर 23 मोबाइल चिकित्सक इकाई और 30 अतिरिक्त MOU का उद्घाटन किया गया। 300 वन धन निकाय और 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन किया गया। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के 10 गो मध्य प्रदेश में 2 संग्रहालय और श्रीनगर में के गंगटोक में 2 अनुसंधान संस्थानों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के लिए 2 संग्रहालय, श्रीनगर और गंगटोक के लिए 2 अनुसंधान का किया गया। आलू की चुफरी चिफनोसा एक किस्म का प्रोत्साहन। चुफरी चिफनोसा एक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 7 जिले औरंगाबाद, गया, पटना, नालंदा, सारण, समस्तीपुर, वैशाली का चयन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 150 हेक्टेयर भूमि पर किसानों की भागीदारी के लिए इस किस्म का उत्पादन किया जाएगा। बीजों की आपूर्ति बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से की जाएगी। बिहार में अपेक्षाकृत मंदिरों और मठों का पंजीकरण। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के सभी अपंजीकृत मंदिरों, मठों और धार्मिक ट्रस्टों के पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसकी अचल संपत्ति की जानकारी बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड BSBRT को दी जाएगी, जो विधि आयोग के अंतर्गत कार्य करता है। BSBRT के अनुसार राज्य में 2,512 अपंजीकृत मंदिरों के पास 4,321.64 एकड़ और 2,499 पंजीकृत मंदिरों के पास 18,456 एकड़ भूमि है। सबसे अधिक अपंजीकृत मंदिर वैशाली जिले में है, 438। बिजनेस कनेक्ट 2024 19 से 20 दिसंबर 2024 के मध्य प्रदेश भवन पाटन नाम आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 कार्यक्रम में राज्य के 1.80 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है, जिसे राज्य सरकार के 1 वर्ष के भीतर ठोस निवेश में बदलने का संकल्प लिया है। कारोबार को आसान बनाने के लिए प्रत्येक 5 से 10 MOU के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो 11 चिन्हित क्षेत्रों में भूमि सुनिश्चित करने के लिए गैर मंजूरी दिलाने के लिए निवेशक को सहायता करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में के दौरान कुल 423 निवेशक प्रतिनिधियों पर हस्ताक्षर किया गया।
मैथिली को नहीं मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। बार बार मांग के बावजूद मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिल पाया, क्योंकि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को अब तक औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा था। शास्त्रीय दर्जा देने की प्रक्रिया सबसे पहले भाषा विज्ञान विशेषज्ञ अनुशंसा समिति करती है। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति और राजपत्र अधिसूचना की आवश्यकता होती है। अगला, महिला एशियाई चैंपियनशिप 2024। 11 से 24 नवंबर 2024 को राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी स्टेडियम का आयोजन। इस टूर्नामेंट के 6 टीमों ने भाग लिया। भारत के फाइनल में चीन को हराकर तीसरा खिताब जीता, जबकि जापान ने तीसरा स्थान हासिल किया है। 20 मैचों में 86 गोलों पर प्रति मैच औसतन 4.3 पर भारत का दीपिका शेरावत ने 11 गोल कर टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता, जबकि सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार चीन की टीन जुआजुंग ने और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का सम्मान जापान की यू कुडू को मिला है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर गुड़िया था, जो लुप्तप्राय प्रजाति के गौरैया से प्रेरित है, जो बिहार की बेटियों के प्रति स्नेह का प्रतीक है, बल्कि यह खिलाड़ियों की दृढ़ता, आत्मविश्वास और शक्ति के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण की भावनाओं को भी दर्शाता है। लोगो बोधि वृक्ष के जैव विकास को लचीलापन के प्रतीक है। फिर आता है, गया में बनेगा एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर का स्थापना। हाल ही में गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर ISCC की स्थापना के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम की और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बीच राज्य स्थानीय समझौता SMA और शेयरधारक समझौता के पर हस्ताक्षर किया गया। यह क्लस्टर अमृतसर कलकत्ता औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। यह क्लस्टर गया के अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के पास 39 किलोमीटर दक्षिण में स्थित 1670 एकड़ भूमि पर 1339 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगा। इसमें मल्टी मॉडल बुनियादी ढांचा, सड़क, रेल, हवाई मार्ग और प्लग एंड प्ले सुविधाएं जैसे ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपाचय संयंत्र और जल निकासी व्यवस्था को शामिल करेगी। युवा संगम 5 का पहल। नवंबर 2024 में युवा संगम 5 के पहले तहत बिहार के 44 प्रतिनिधि, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 50 प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना, सांस्कृतिक एकीकरण, ज्ञान साझा करना और विविधता में एकता को बढ़ावा देना है। 18 से 30 वर्ष की आयु के प्रतिभागियों में जिसमें छात्र, स्वयंसेवक और पेशेवर शामिल है। अडानी समूह ने 1600 करोड़ रुपए के सीमेंट ग्राइडेड इकाई का किया शिलान्यास। बिहार के मुख्यमंत्री ने नवादा जिले में वसीलगंज औद्योगिक क्षेत्र में अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड की 1600 करोड़ रुपए की सीमेंट ग्राइडिंग इकाई की आधारशिला रखी है, जिसमें 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता के साथ ये चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। यह परियोजना 3 चरणों में क्रियान्वित की जाएगी। पहला चरण दिसंबर 2025 तक पूर्ण हो जाएगा और इस परियोजना के राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए के राजस्व मिलने की संभावना है। इसके तहत 67.90 करोड़ रुपए भूमि बिहार औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा आवंटित की गई है। GI टैग हेतु राज्य कृषि विभाग और BAU का संयुक्त प्रथा। भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU के सहयोग से बिहार राज्य कृषि विभाग ने कम से कम 54 क्षेत्रीय विशिष्ट उत्पादों को GI टैग दिलाने के उद्देश्य से पहल की है, जिसमें लिट्टी चोखा, रोहतास का सोनाचूर चावल और गुलशन टमाटर, पटना के सिंघाड़ा तथा दीघा का मालदा आम जैसे 5 प्रमुख उत्पादों को अनुसंधान कार्यों के पहले उन्नत अवस्थाओं में पहुंच चुका है। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण प्रारंभ। हाल ही में बिहार पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड में कथावरिया ने विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण आरंभ किया। यह 3 मंजिला मंदिर जो 3.76 वर्ग किलोमीटर फीट में फैला हुआ है, जिसका निर्माण कार्य जून 2023 में प्रारंभ हुआ था, इसे वर्ष 2025 तक पूर्ण होने का संभावना है। महात्मा गांधी की स्मृति में बना बापू टावर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया। यह टावर पटना के गर्दनी बाग स्थित निर्मित किया गया है। इसकी ऊंचाई 102 फीट, जो एक शंक्वाकार संरचना जिसके साथ एक आयताकार भवन की भी परिसर शामिल है। बिहार में 3.7 लाख अयोग्य मतदाता।
30 दिसंबर 2025 को प्रकाशित अंतिम बिहार मतदाता सूची 7.42 करोड़ पंजीकृत मतदाता है और 24 जून 2025 को दर्ज 7.89 करोड़ की तुलना में 6% कम है। यह अंतर उस अवधि के पश्चात सामने आया जब भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में 3 माह के विशेष गहन परीक्षण SIR की घोषणा की है। प्रमुख बिंदु, ठीक है, कांग्रेस वोटर लिस्ट रिजर्व समरी, नवादा कहाँ से कितना कितना को की हटाइए। मसौदा सूची में 65 लाख नाम हटाए गए, जिसमें से प्रमुख श्रेणी मृत्यु, प्रवासन और डुप्लीकेशन है। दावा और आपत्ति निपटने के अंतिम चरण में 3.66 लाख अतिरिक्त नाम हटा दिए गए। हटाए गए नाम गैर नागरिकों और विदेशों की संख्या नगण्य थी। अंतिम सूची में 21.69 लाख नए मतदाता जोड़े गए और 1 अगस्त 2025 को जारी मसौदा सूची में 7.2 करोड़ की तुलना में मतदाताओं की संख्या 17.9% की वृद्धि हुई है। महिला मतदाता प्रतिशत जनवरी 47.75 थी, जो SIR के पूरा होने के बाद थोड़ा घटकर 47.15 हो गया है। वैधानिक पहलू, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायालय ने निर्णय दिया है कि आधार की पहचान के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसमें बहिष्कार की संभावना बढ़ जाती है। अपील, नाम हटाए जाने के संतुष्ट मतदाता जिला मजिस्ट्रेट मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। फिर आता मतदाता सूची क्या है, तो वोटर लिस्ट पे इलेक्टोरल रजिस्टर भी कहा जाता है, जो विशेष निर्वाचन क्षेत्र के सभी योग्य और पंजीकृत मतदाताओं अधिकारी सूची होता है। इसका उपयोग मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने तथा चुनाव के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लिए जाते हैं। मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के तहत तैयार की गई है। यह गैर नागरिक शामिल नहीं हो सकते। धारा 16 के तहत तथा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक इसमें सामान्यतः निर्वाचित क्षेत्र में निवास करते हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा धारा 19 के तहत। फिर आता जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि 8 अक्टूबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि के अवसर पर संविधान सदन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सीतामबेदिया के फुलरानी और हंसू दयाल के घर में हुआ था। वर्ष 1920 में उनकी शादी वकील और कांग्रेस नेता ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी प्रभावती से हुई थी। उन्होंने पटना कॉलेज स्कूल में पढ़ाई की और बाद में पटना कॉलेज में प्रवेश किया, लेकिन ब्रिटिश फंडिंग के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद विद्यापीठ में एक असहयोग संस्था में दाखिला लिया। 1922 से 1929 तक उन्होंने अमेरिका में विभिन्न विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त किया और समाजशास्त्र पर अध्ययन केंद्रित किया और मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारों से, विशेष रूप से MN रॉय के विचारों से प्रभावित हुए। वर्ष 1929 में भारत लौटे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और लाहौर अधिवेशन में भाग लिया, जहां उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने मार्क्सवादी विचारों के बावजूद बिहार में गांधी जी के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी, जयप्रकाश ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और एक भूमिगत कार्यालय का गठन किया। सितंबर 1932 में उन्होंने गिरफ्तारी कर नासिक सेंट्रल जेल में भेज दिया गया, जहां उनकी मुलाकात भविष्य में प्रमुख नेताओं से हुई और उन्होंने अपने समाजवादी आदर्शों को सुदृढ़ किया। कांग्रेस में सोशलिस्ट पार्टी का गठन, नासिक जेल में जयप्रकाश और अन्य नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में समाजवादी आदर्शों को शामिल करने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन किया, जिसमें चुनावी भागीदारी और जनसंघर्ष की वकालत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन और गिरफ्तारी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश ने हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ नेपाल में आजाद दस्ता का गठन किया। 1943 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और कठोर व्यवहार सहना पड़ा। व्यापारिक जन दबाव के कारण उन्हें 1946 में अपने रिहा कर दिया गया और उन्हें भारतीयों का हृदय की उपाधि मिली। भारतीयों के हृदय की उपाधि पूछेगा, भारतीयों की हृदय की उपाधि किसे मिला? तो जयप्रकाश नारायण को मिला है। स्वतंत्रता के बाद योगदान, भारत में स्वतंत्रता मिलने के बाद जयप्रकाश विनोबा भावे के नेतृत्व में सर्वोदय आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने भूदान आंदोलन में अपने भूमि दान कर दी और ग्रामीण भारत में सामाजिक सुधारों के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। संपूर्ण क्रांति और राजनीतिक विरासत, 1970 के दशक में उन्होंने भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक पतन को दूर करने के लिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने प्रयासों से 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ और इंदिरा गांधी सत्ता से हटाई गई। उनका निर्धन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ और उन्होंने भारत की राजनीति के परिदृश्य का प्रभाव छोड़ा था।
बिहार और उत्तर प्रदेश के अघोषित नगद संपत्ति और सौदे चिन्हित करना। आयकर विभाग ने संपत्ति सौदे में 2 लाख रुपए तक से अधिक के नगद लेन देन पर ध्यान केंद्रित किया और बिहार उत्तर प्रदेश के उल्लंघनों का पता लगाया। विशेषकर नेपाल सीमा के सटे जिलों में उप पंजीकरणों के डेटा साझा नहीं किया। प्रमुख बिंदु परिचय। यह संवेदनशील अभियान सर्वोच्च न्यायालय के अप्रैल 2025 के दिशा निर्देशों के बाद शुरू हुआ। इस अभियान में ऐसे मामले उजागर हुए जिन्हें संपत्ति लेना देना नकद की गई थी। उनमें पारदर्शिता और नियमों का पालन करने को लेकर गंभीर चिंता सामने आई थी। विभाग ने काले धन की निगरानी करने और उच्च मूल्य वाले लेन देन में नकद लेन देन को सख्त कार्रवाई करने के लिए डेटा एकत्रित करने के लिए विशेष विश्लेषण करने के प्रयासों को तेज कर दिया। डेटा में गलत रिपोर्टिंग। बिहार उत्तर प्रदेश के उप पंजीकों पर संपत्ति लेन देन और डेटा की गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाया गया। इस पर आयकर विभाग ने चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सही डेटा का साझा करें और पंजीकरण प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें। बिहार की समस्या का पैमाना। बिहार में जिलों में किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, मधुबनी साइट में वेरिफिकेशन से पता चला है कि लगभग 250 से 300 मामले ऐसे हैं जहां 2 लाख रुपए से अधिक के नकद के लेन देन की रिपोर्टिंग नहीं की गई है। कानून द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक 30 लाख रुपए के अधिक का लेन देन की रिपोर्ट न करना है। एक उप पंजीयक कार्यालय में 3 वर्ष में 600 से अधिक संपत्ति लेन देन जिनकी कुल कीमत 250 करोड़ रुपए की रिपोर्ट नहीं की गई है। लेन देन के लिए पैन का अनिवार्य दर्ज शामिल नहीं किया गया। बिहार में 32% उम्मीदवारों के आपराधिक आरोप। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच बीईडब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में अपराध और वित्तीय प्रभाव वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक है। यह रिपोर्ट राजनीतिक अपराधीकरण में निरंतर समस्या तथा भारतीय चुनाव में धन बल की बढ़ती समस्या को रेखांकित करती है। एडीआर क्या है? तो बीईडब्ल्यू द्वारा विश्लेषक 6 नवंबर 2025 को प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों का चुनाव लड़ा, जिसमें 1314 से 1303 उम्मीदवारों द्वारा दिए गए स्वघोषित पत्रों पर आधारित है। रिपोर्ट में उम्मीदवारों को आपराधिक मामले और वित्तीय पृष्ठभूमि दोनों पर प्रकाश डाला गया। आपराधिक पृष्ठभूमि। 423 उम्मीदवार 423 उम्मीदवार 32% से अधिक विरुद्ध पे अपराध मामले घोषित है। 354 उम्मीदवार 27% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। हत्या का आरोप है। 32 पर तो हत्या का आरोप है, 42 पे महिलाओं के विरुद्ध अपराध और 2 पे तो बलात्कार का मामला चल रहा है। वित्तीय पृष्ठभूमि। 519 उम्मीदवारों पर 40% 519 उम्मीदवारों में से 40% करोड़पति, जिनमें से 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति घोषित किया है। आपराधिक उम्मीदवारों की अयोग्यता के कानून के पहलू क्या है? भारतीय संविधान यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि कौन सी बात किसी व्यक्ति को संसद, विधानसभा या किसी अन्य विधानमंडल में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बनाती है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 में किसी व्यक्ति को विधानमंडल में चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने के मानदंडों का उल्लेख है। अधिनियम की धारा 8 में कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि का अयोग्यता का प्रावधान है, जिसके अनुसार 2 वर्ष से अधिक की जेल की सजा पाने वाले व्यक्ति को जेल की अवधि समाप्त होने के 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। हालांकि कानून उन व्यक्तियों के चुनाव लड़ने से नहीं रोकता है जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित है। अतः आपराधिक मामलों में वाले उम्मीदवारों को अयोग्यता इन मामलों में उनकी दोषसिद्धि पर निर्भर करता है। अनुशंसाएं। 1983 में राजनीति के अपराधीकरण का बोहरा समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक आपराधिक गठजोड़ की सीमा की पहचान करना, राजनीति के अपराधीकरण के प्रभाव के रूप में निपटने का उपाय सुझाता है। विधि आयोग ने वर्ष 2014 से को अपनी 244वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न होने वाले आपराधिक राजनेताओं के विधायिका के बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बिहार राज्य जीविका निधि शाख सहकारी संघ लिमिटेड, इसकी परिकल्पना एक वैकल्पिक वित्तीय तंत्र के रूप में की गई थी, ताकि माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं MIFS पर निर्भरता कम की जा सके और कम ब्याज दरों पर समय पर अधिक ऋण राशि उपलब्ध कराई जा सके। जीविका का अंतर्गत पंजीकृत सभी क्लस्टर स्तरीय संघ के सदस्य बनेंगे। विस्तृत पोषण। इस संस्था के संचालन हेतु बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। रामधारी सिंह दिनकर की जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी जयंती श्रद्धांजलि अर्पित की और हिंदी साहित्य में उनके योगदान और राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित करने के लिए उनके प्रेरक देशभक्ति कविताओं पर प्रकाश डाला।
फिर आता है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय के सिवरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र, राजनीति, इतिहास में अध्ययन किया और संस्कृत, उर्दू, बंगाली, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में पारंगत थे वे। हिंदी साहित्य में योगदान। रामधारी सिंह दिनकर को उनके उपनाम दिनकर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने प्रख्यात हिंदी और मैथिली कवि, स्वतंत्रता सेनानी की शिक्षाविद थे। उन्होंने साहित्य योगदान विशेषकर महाभारत के कर्ण के जीवन पर आधारित महाकाव्य रश्मिरथी हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ढंग बन गया। दिनकर और उनका प्रभाव। दिनकर रविन्द्रनाथ टैगोर के काव्य शैली, महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन, कार्ल मार्क्स के राजनीतिक क्रांतिकारी विचारों के मिश्रण से प्रभावित थे। उन्होंने एक विशेष काव्यात्मक स्वर का निर्माण किया जो आम जनता के प्रति ध्वनिवत था। भारत दिनकर ने कविता, विशेष रूप से वीर रस, बहादुरी भावना से उग्र कविताओं को भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीयवादी भावनाओं को प्रज्वलित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आता है राजनीतिक की सहभागिता। उन्होंने राजनीति और शिक्षा दोनों पर साथ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1952 से 64 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। 1960 के दशक में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे और उन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में प्रभाव और प्रबल हुआ था। फिर आता है सम्मान और प्रतिष्ठा। वर्ष 1959 में उन्होंने साहित्य और असाधारण योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उन्हें भारत के महान साहित्यकारों में गिना जाता है। राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध दिनकर ने उनकी देशभक्ति प्रेरक रचनाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने समय में यथार्थ बहुत अच्छे से चरित्र किया था। वर्ष 1999 में उन्होंने भारत सरकार द्वारा हिंदी की आधिकारिक भाषा की 50वीं वर्षगांठ जारी की डाक टिकट की श्रृंखला में हिंदी लेखकों में शामिल किया गया। 22 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन के दिनकर के महत्वपूर्ण संस्कृतियों की 4 अध्याय परशुराम की प्रतिज्ञा स्वर्ण जयंती उत्सव का शुभारंभ किया। हिंदी बिहार के 2 आर्द्रभूमि के रामसर स्थल के रूप में क्यों घोषित किया गया। भारत में बिहार के 2 नई आर्द्रभूमि, बक्सर का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण का उदयपुर झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्मरण स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यह स्थल जुड़ने के साथ भारत रामसर स्थल की संख्या अब 98 हो गई है और 13,60,806 हेक्टेयर क्षेत्रफल को कवर करती है। ऐसा एशिया के शीर्ष स्थान बनाए रखने के लिए विश्व स्तर में 3रे स्थान पर, जबकि यूके में 176 और मैक्सिको में 144 है, दूसरे स्थान पर है। प्रमुख बिंदु। गोकुल जलाशय बक्सर जिला में पड़ता है और गंगा नदी के दक्षिण किनारे में स्थित ओसबोको झील है। ये पारिस्थितिक भूमिका देखें, अपने पास के गांव वाले ये झील के प्राकृतिक बाढ़ के अवरोधक के रूप में कार्य करता है और 50 से अधिक पंछी प्रजातियों के लिए निवास स्थान प्रदान करता है। सामुदायिक संपर्क। मत्स्य कृषि और सिंचाई के माध्यम से आजीविका प्रदान करता है। स्थानीय परंपरा। गांव वाले प्रत्येक वर्ष एक उत्सव के दौरान जल ग्रहण क्षेत्र की सफाई करते हैं। फिर आता है उदयपुर झील या पश्चिमी चंपारण। गांव के चारों ओर स्थित ओसबोको झील जैव विविधता 280 पादप प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से एक्सिलिकार्पस, रॉक्सेल बेगरियास को भी शामिल है। इसमें कुल 35 प्रवासी पंछियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन निवास स्थल है, जिसमें एक संकटग्रस्त कॉमन पिचार्ड भी शामिल है। परिचय। ये दलदली फेन पीटलैंड के स्थल जल क्षेत्र की प्रकृति में होते हैं। इसमें स्थिर और प्रवाहित जल पाया जाता है। इसमें 6 मीटर से अधिक की गहराई और समुद्री क्षेत्र शामिल है। आर्द्रभूमि एक पारिस्थितिक इकोटोन है, जिसमें स्थलीय और जलीय परिस्थिति तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन भूमि होती है। रामसर कन्वेंशन। इसे वर्ष 1971 में ईरान रामसर के अपनाया गया। यह आर्द्रभूमि संरक्षण के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक वैश्विक रूपरेखा प्रदान करती है। भारत वर्ष 1982 में इसमें शामिल हुआ है। मैक्सटॉन रिकॉर्ड संकटग्रस्त सूची में उन आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाएगा जिनका पारिस्थितिक स्वरूप मानवीय गतिविधियों और प्रदूषण के कारण बिगड़ गया है। भारत के 2 आर्द्रभूमियों में मैट्रिक्स रिकॉर्ड शामिल हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1909 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। लोकटक झील मणिपुर 1993 पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह अपनी फुफड़ी वनस्पति मृदा कार्बनिक पदार्थों के तैरते हुए समूह के रूप में जानी जाती है। चिल्का झील ने 1993 में मोट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया गया, लेकिन वर्ष 2022 में इसे बाहर एशिया की पहली आर्द्रभूमि की सूची में हटाया गया।
जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना। यह समायोजन जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत आता है, जिसमें वर्ष 2009 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रारंभ किया गया। इस योजना का नाम प्रतिष्ठित समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। लाभार्थी वर्तमान में 2025 तक बिहार में 3,354 व्यक्ति यह पेंशन प्राप्त कर चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह पत्र होने के बावजूद अब सभी को लाभ नहीं मिला है। इस योजना का उल्लेखनीय लाभार्थियों में लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। पात्रता और शर्तें देखें तो भागीदार की अवधि 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 तक है। लाभार्थियों को आंतरिक सुरक्षा हमेशा तथा भारत रक्षा नियम DIR के तहत कारावास में भोगना आवश्यक है। 1 से 6 का माह कारावास और 6 माह से अधिक का कारावास, जिसमें पात्र व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी के समान निःशुल्क और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी। यह कदम उन सैनिकों को संघर्ष में विकास के योगदान की समयावर्ती और उद्देश्य को उठाया गया था। 5 जून 2025 को जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आह्वान में 91वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें जेपी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण द्वारा यह किया गया था। पेंशन में वृद्धि। अब 6 माह से अधिक वृद्धि तक जेल में रहने वाले सेनानियों के अब तक 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह पेंशन कर दी गई थी। जिन लोगों को 6 माह तक जेल में रहना पड़ा, उनकी पेंशन 75 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी। पेंशन की मृत्यु की स्थिति में उनके जीवित पति पत्नी को समान पेंशन प्राप्त होगी। बिहार सरकार ने जेपी सेनानियों को पेंशन दुगनी की। बिहार सरकार ने जेपी सेनानियों की पेंशन को दुगनी कर दिया है। बिहार सरकार ने जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन के सेनानियों के लिए पेंशन की वृद्धि की घोषणा की। ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपातकाल 1975 से 77 के दौरान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण आंदोलन 1974 में समर्थक से कारावास में डाला गया था। बिहार का नया औद्योगिक गलियारा और औद्योगिक क्षेत्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भागलपुर और गोपालगंज के प्रमुख परियोजनाओं की स्थापना की घोषणा की। आइए प्रमुख बिंदु देखें। भागलपुर में औद्योगिक गलियारा। भागलपुर औद्योगिक परिदृश्य को पुनर्जीवित करने के लिए मंत्रिमंडल ने भागलपुर जिले में गोलाडीह अंचल में 96.98 एकड़ भूमि को उद्योग विभाग ने निःशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दिया है। भागलपुर में एक नया थर्मल पावर प्लांट। बिहार राज्य विद्युत आयोग थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए एक निजी कंपनी को भूमि पट्टी पर देगा। गोपालगंज में औद्योगिक क्षेत्र। सरकार ने गोपालगंज, नौना पाकड़ और खिराडी गांव में नौना पाकड़ और खिरीडी गांव में एक नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 32.66 एकड़ भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी है। यह भूमि औद्योगिक क्षेत्र के विकास प्राधिकरण बेडा को 11.39 करोड़ के रुपए के मूल्य का सशक्त हस्तांतरित की जाएगी। नया औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने, क्षेत्र में युवाओं और बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिहार में सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रीय योगदान। नीति आयोग के अनुसार बिहार का वार्षिक सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वित्त वर्ष 12-13 और 21-22 के बीच 5% की औसत दर से बढ़ रहा है। राष्ट्र औसत विकास दर 5.6 से कम है। सकल राज्य मूल्य संवर्धन GSBA सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक 57.1%, उसके बाद कृषि का 24.3% और उद्योग में 17.2% का स्थान है। फिर आता है बोधगया मंदिर 1949। भारत के सर्वोच्च हाल ही में बोधगया मंदिर अधिनियम भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, हाल ही में बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत विचार करने से मना कर दिया। महाबोधि मंदिर प्रबंधन ने धार्मिक स्वायत्तता और जनप्रतिनिधि की चिंताओं का कारण अधिनियम को चुनौती दी गई थी। अब आइए महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 के बारे में। यह महाबोधि मंदिर के प्रशासन को नियंत्रण करता और इसका उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 हिंदुओं और बौद्ध के बीच साझा प्रबंधन को शुरुआत करेगा। यह अधिनियम मंदिर के प्रशासन से संबंधित है, जो पवित्र स्थान के संरक्षण और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें बोधि वृक्ष, वृजासन और अन्य पवित्र संरचनाएं शामिल हैं।
महाबोधि मंदिर यह निर्माण सम्राट अशोक के 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था। यह बिहार के बोधगया में स्थित है, जो दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर पाल काल के दौरान एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल बना, जिसने 629 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसनांग को यहाँ का दौरा किया था। 13वीं शताब्दी के बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन हो गया। वर्तमान मंदिर 5 से 6ठी शताब्दी में गुप्त काल के दौरान निर्मित हुआ और यह पूर्णतः ईंटों से बना है। 1590 में एक बोधि वृक्ष के बोधगया मठ पे स्थापना की और मंदिर के नियंत्रण हिंदुओं को सौंप दिया गया। फिर आता है आपका वास्तुकला और विशेषताएं। यह एक शिखर और ब्रजयान, डायमंड, सिंहासन, चैत्य, आमलक और कलश, गढ़ी हुई कटघरा और बौद्ध की छवियां शामिल है। मंदिर परिसर के भीतर 7 पवित्र स्थल बौद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद सप्ताह के ध्यान को याद दिलाता है, जिसमें से अनिमे, लोशन, चैत्य, कमल, तालाब, अपजल, निशोध वृक्ष शामिल है। महाबोधि मंदिर का परिसर। महाबोधि मंदिर परिसर में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 50 मीटर ऊंचा भव्य मंदिर, पवित्र बोधि वृक्ष, ब्रजासन और बुद्ध को ज्ञान संबंधित 6 अन्य पवित्र स्थल शामिल है। मंदिर के बाहर स्थित कमल तालाब को पवित्र माना जाता है। मंदिर के बाहर एक कमल तालाब है, उसको पवित्र माना जाता है। ये पवित्र मन्नत स्तूपों से घिरे हुए हैं और सुरक्षा के लिए कई गोलाकार सीमाओं के साथ अच्छी तरह से रखा गया है। अब आता है बिहार के नए अधिवास नियम। बिहार सरकार ने सभी राज्य सरकारों की नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण के तहत स्थानीय नियम को मंजूरी दी। इसके साथ ही सरकार ने सरकारी नौकरियों में निवास प्रमाण पत्र आवश्यक न होने की पूर्व नीति को समाप्त कर दिया। नियम के बारे में। यह नियम लागू होने के बाद बिहार की निवासी न होने वाली महिलाओं को अब सरकारी नौकरी में 35% का कोटा नहीं मिलेगा। बिहार के निवासी के पात्रता मानदंड। राज्य में कम से कम 3 वर्षों तक निवास किया हो, राज्य में भूमि या मकान का स्वामित्व हो। महिलाओं के मामले में वे बिहार की निवासी पुरुष से विवाहित हो। यद्यपि मतदाता पहचान पत्र वांछनीय है, लेकिन अधिवासी स्थापित करने के लिए अनिवार्य नहीं है। बिहार में रोजगार का परिदृश्य। बिहार के राज्य सरकार ने कार्यबल की अपेक्षा छोटा है और जहां सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य की संख्या का 1.57% लोग कार्यरत है। राज्य के जून 2025 तक राज्य में 34,000 महिला पुलिस बल कार्यरत थी और 2007 में यह मात्र 2.5 लाख से अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। बिहार की संरचनात्मक रोजगार समस्या। नीति आयोग ने मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है, जिसमें कृषि क्षेत्र पे 49.6% कार्यरत है, विनिर्माण में 5.7% लोग कार्यरत है, सेवा क्षेत्र में 26% और विनिर्माण क्षेत्र में 18.4% कार्यरत है। इन आर्थिक और रोजगार के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे को समाधान हेतु बिहार युवा आयोग का गठन को मंजूरी दिया। आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी आयु 45 वर्ष या उससे कम होगी। अब आइए इसका कार्य देखें। यह राज्य सरकार की शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास में बेहतर बनाने के संबंध में सलाह देगा। क्या करेगा? सलाह देगा। यह निम्नलिखित विभागों के साथ समन्वय करेगा। युवाओं के साथ निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना, छात्रों के प्रवासी नियमों को सुरक्षा और सुनिश्चित करना, नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम को संचालित करना। बिहार विशेष मतदाता सूची का परीक्षण। बिहार निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने नवंबर 2025 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण (SIR) शुरू किया। संवैधानिक निर्देश। संविधान का अनुच्छेद 324 राज्य के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने के लिए संसद के और राज्य विधानमंडल के चुनाव के संचालन और अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण पर दायित्व सौंपता है। अनुच्छेद 226 राज्य के प्रत्येक नागरिक को उसकी आयु 18 वर्ष से कम होने पर वोट देने का अधिकार प्रदान करती है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत कानूनी ढांचा। धारा 16 विदेशी नागरिकों को निर्वाचन सूची में नामांकन के लिए आयोग घोषित करता है। वही धारा 19 अनिवार्य करता है कि व्यक्ति की आयु निर्धारित तिथि से कम 18 वर्ष अधिक हो और निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो। धारा 20 सामान्य निवासी ऑर्डिनरी रेसिडेंट को परिभाषा दी गई, जिसमें स्पष्ट किया कि सिर्फ उसी क्षेत्र की संपत्ति या स्वामित्व होना चाहिए, वहां के निवासी होने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से अपने निवास स्थान में अनुपस्थित हो तो उसे भी सामान्य निवासी माना जाएगा।
धारा 21 निर्वाचन आयोग का यह अधिकार देती है कि वह निर्वाचन क्षेत्र के विशेष परीक्षण के लिए किसी भी समय कर सकती है और इसी कारण से यह लिखित दर्ज है। अब अगला टॉपिक है बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य में सफाई कर्मचारियों के कल्याण, संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। यह आयोग विभिन्न कार्यकारिणी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा, जिसमें अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का दिशा में कार्य करेगा। आयोग की संरचना। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला या ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल होगा। समावेशी संरचना के उद्देश्य से सफाई कार्यों में लगे व्यक्तियों को हाशिए पे ओढ़े पड़े वर्गों को चिंताओं का समाधान करेगी। इसका प्रमुख कार्य और लक्ष्य। आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण पर सुझाव देगी, नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देगी और उनके लाभ के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और क्रियान्वयन करेगी। यह सफाई कर्मचारी सार्वजनिक और पृथक मुख्य भाग से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आयोग का अधिकार क्षेत्र। बिहार के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में, पंचायतों और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 4 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी आयोग के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। बिहार में 19 नगर निगम और 8,000 से अधिक पंचायतों सहित 260 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या सफाई कर्मचारी अभियान में कार्यरत है। बिहार में डेयरी और दूध पाउडर संयंत्र की स्थापना। डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किसानों की आजीविका को सुधार लाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 3 नए डेयरी संयंत्र और 2 पाउडर निर्माण इकाइयों की स्थापना को घोषणा की है। नए डेयरी संयंत्र और दूध पाउडर इकाई 5 लाख लीटर प्रतिदिन की संयुक्त क्षमता वाले 3 डेयरी संयंत्र को दरभंगा, वीरगंज, गया और गोपालगंज में स्थापित किया जाएगा। इन संयंत्रों का उद्देश्य दूध उत्पादक की बढ़ती मांगों को पूरा करना, स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना है। कृषि विकास में डेयरी उद्योगों की भूमिका। राज्य सरकार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य योगदान के रूप में डेयरी के महत्व को दुधारू पशुओं के उन्नत नस्ल की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह डेयरी इकाई सरकारी विस्तार पर भी मदद करेगी और दूध की गुणवत्ता में सुधार करेगी। संयंत्रों के परियोजना का वित्त पोषण। संयंत्र की वित्त पोषण घरेलू भारतीय उद्योग संघ, विकास बैंक, सिडबी और बिहार राज्य दूध सहकारी संघ कॉम्फेड के माध्यम से किया जाएगा। यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी और बिहार राज्य दूध सहयोग संघ के माध्यम से किया जाएगा। बिहार में जीडीपी का क्षेत्रीय योगदान। नीति आयोग के अनुसार बिहार के वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 12-13 में और 21-22 के बीच 5% के औसत दर से बढ़ रही है। इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत विकास 5.6 से कम है। विगत 3 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में बिहार की हिस्सेदारी 1990-91 में 3.6 से घटकर 21-22 में 2.8% हो गई है। वर्ष 21-22 में इनके नाम मात्र प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का केवल 30% है। जीएसबीएच सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक 57.1% है। इसके बाद कृषि में 24.3, उद्योग में 17.2% का स्थान है। वित्त वर्ष 21-22 में कुल जीएसबीए नाम मात्र में कृषि क्षेत्र में हिस्सेदारी 24.9% है। वर्ष 13-14 में से 22-23 के बीच राज्य में सेवा क्षेत्र उद्योगों को कृषि में क्रमशः 6.4 से 8.6 और 2.6 की वृद्धि हुई है। बिहार में नीरा उत्पादन। 30 अप्रैल 2025 को शुरू हुई मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत बिहार सरकार का उद्देश्य ताड़ के वृक्षों के मालिक और ताड़ी निकालने वाले श्रमिकों को रोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो कि नीरा अर्थात अकर्णित ताड़ के रस के पेय पदार्थ निकालते हैं। यह योजना ताड़ी सीजन अप्रैल से जुलाई 2025 तक चलती है, जिसे निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग और जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। बिहार सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से 20,000 ताड़ी निकालने वालों को 8 रुपये प्रति लीटर नीरा उपलब्ध कराएगी। ठीक है। योजना का लक्ष्य बिहार में चिन्हित 2 लाख ताड़ के वृक्षों का उत्पादन करना है। ताड़ वृक्षों के मालिकों के लिए सहायता। ताड़ वृक्षों के मालिकों को 10 वृक्षों के प्रति लीटर नीरा में 3 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसका मतलब है कि प्रति वृक्ष 585 रुपये में 10 वृक्षों का अधिकतम 5,850 रुपये है। जीविका द्वारा डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन की राशि को सीधे बैंक खाते में किया जाएगा।
फिर आता है नीरा के स्वास्थ्य लाभ। नीरा कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस जैसे खनिजों से भरपूर है। यह एक प्राकृतिक रोबोटिक है जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेगा और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। प्राकृतिक घटना के रूप में प्रकाशीय बिजली। बिहार में खराब मौसम के कारण आकाशीय बिजली गिरने और तूफान से संबंधित घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई है। आकाशीय बिजली के बारे में, आकाशीय बिजली एक शक्तिशाली और दृश्यमान विद्युत प्राकृतिक घटना है जो तब तक घटित होती है जब बादलों के पृथ्वी के बीच विद्युत आवेशों का संचय हो जाता है। इस विद्युत ऊर्जा का निर्वहन परिणाम स्वरूप प्रकाश को एक चमकदार चमक उत्पन्न होती है जिसे हवा से तेजी से विस्तार होता है। इसमें बिजली के साथ होने वाली विशिष्ट गड़बड़ाहट उत्पन्न होती है। क्लाउड टू क्लाउड सीजी लाइटिंग सबसे खतरनाक मानी जाती है क्योंकि यह अत्यधिक वोल्टेज वाले करंट के कारण मानव जीवन के लिए घातक हो सकती है। पृथ्वी की सतह पर गिरना। अब पृथ्वी अच्छी विद्युत चालक गुड कंडक्टर है। यद्यपि यह विद्युत रूप से उदासीन होता है फिर भी यह बादल के मध्य परत की तुलना में अपेक्षाकृत धनात्मक रूप से आवेशित होती है। इस अंतर के कारण कुल विद्युत प्रवाह का लगभग 20 से 25% पृथ्वी की ओर प्रवाहित होता है जिसमें जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। आकाशीय बिजली आमतौर पर जमीन पर स्थित उत्थापित वस्तुओं जैसे पेड़, इमारत आदि से गिरती जिससे वहां जान माल का सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। गंगा किनारे अवैध निर्माण। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र और बिहार सरकार को गंगा नदी के किनारे किए गए अवैध निर्माण को हटाने के लिए उठाए गए कदमों की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी को 30 जून 2020 के आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान किया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि गंगा नदी के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है। यह अतिक्रमण विभिन्न प्रकार के निर्माण जैसे आवासीय बस्ती, ईंट भट्टे, धार्मिक संरचनाओं के रूप में हो रहा है। इसमें नदी के प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गंगा नदी के किनारे कुछ हिस्से जैसे ताजे पानी की डॉल्फिन से समृद्ध उसके आवासों में अवैध निर्माण के प्रभाव नदी जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकता है। वेदो मेट्रो नमो भारत। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री बिहार में नमो भारत रैपिड रेल सेवा जिसे वंदे मेट्रो भी कहा जाता है का उद्घाटन करेंगे जो भारत में इस तरह की दूसरी सेवा होगी। इसका उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अमृत भारत ट्रेन सहरसा से मुंबई 2 अन्य पैसेंजर ट्रेन का भी शुभारंभ करेंगे। वंदे मेट्रो के बारे में, यह ट्रेन जयनगर से समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, बख्तियारपुर होते हुए पटना तक चलेगी। यह नमो भारत रैपिड रेल सितंबर 2024 में अहमदाबाद और भुज के बीच शुरू होगी। यह ट्रेन बिहार के उत्तर प्रदेश के मध्य पटना को से जुड़ेगी। यह ट्रेन कवच प्रणाली से सुसज्जित है जिसमें दोनों छोरों पर इंजन लगेंगे जिससे टर्न अराउंड समय कम हो जाएगा। ओपन लाइन रेलवे में पहली बार ट्रेन के एक रूट में मैप इंडिकेटर शामिल जो प्रत्येक स्टेशन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह ट्रेन भारतीय रेलवे के आधुनिक स्वदेशी और सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कम दूरी में 100 से लेकर 350 मीटर के इंटरशिप उड़ने के लिए डिज़ाइन की। यह ट्रेन नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जाना जाता है। यह अधिकतम गति 130 किलोमीटर है। बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा। इसके बाद अगला टॉपिक है औरंगाबाद जिले में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महत्वपूर्ण घोषणाएं। देवनगर पंचायत के रिंग रोड का निर्माण, बिशनपुर कैनारा का निर्माण, राष्ट्रीय उच्च पथ के ट्रॉमा सेंटर का निर्माण और औरंगाबाद शहर में नदी में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का कार्य। भूकंप के झटके 17 फरवरी 2025 को सिवान में 4.0 का भूकंप का झटका आया था। बिहटा में नया विमानपत्तन बनेगा। ठीक है। बिहार एयरपोर्ट को लाभार्थी में नकली नोटों की छपाई, प्रभाव मुद्रा अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई। अत्यधिक पुलिस। बिहार राजनीतिक पर के खिलाफ एफआईआर। बिहार की राजनीतिक नेता के खिलाफ एफआईआर। बिहार के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यूनतम शिक्षक की अनिवार्यता घोषित। ई शिक्षा कोष बीपीएससी कार्रवाई के खिलाफ शिकायत दर्ज। बिहार की राजनीति के खिलाफ ई शिक्षा कोष पोर्टल का शुभारंभ। बिहार की मधुबनी पेंटिंग क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम 2024 का है। इस तरह करके हम लोग का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। राज्य उद्योग निगम के लिए डिग्री समझौता।